जी, लास्ट टाइम हमने जो एक्चुअली टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि किस कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम इफेक्टिवली डेटा सेट को जो है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसमें फिलहाल हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, और साथ साथ हम देख रहे हैं ग्राफिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। कौन सा ग्राफ किस तरह से और किस सिचुएशन में। लास्ट टाइम जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा फॉर द कंटिन्यूस डेटा, ये टेबल जो है फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द कंटिन्यूस डेटा है। इसमें हमने क्लासेस बनाई जिनको क्लास लिमिट्स कह दें। डेटा कंटिन्यूस हो तो हो सकता है कुछ वैल्यूज ऐसी हो जो किसी क्लास में नहीं आ रही, तो क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती है। फिर टैली मार्क लगा के वैल्यूज प्लेस करके फ्रीक्वेंसी के थ्रू काउंट कर दी जाती है। टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ये 3 कैलकुलेशंस परफॉर्म की। देन हमने एक ड्रॉबैक डिस्कस किया। हमने कहा फ्रीक्वेंसी टेबल में ये नहीं आपको आइडिया हो सकता कि जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं एक्चुअली उस क्लास में 2 या 3 या 4 वैल्यूज हैं, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यूज हैं क्या, इसका नहीं आप बता सकते। तो फिर सपोज करना था, लेकिन ऐसा सपोज करना था कि हमारे उस सपोजिशन में एरर जो है वो कम से कम होता। ठीक है ना, उसमें एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो कम से कम होता कि उस सपोजिशन में एरर कितना है, तो एरर उसका जो है वो सबसे कम होता। कहा गया अज्यूम कर लें एट द मिड, बिल्कुल क्लास के मिड में, जिसे मिड पॉइंट बोलते हैं। और मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दोनों क्लास लिमिट्स को या क्लास बाउंड्रीज को ऐड कर ले, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो आपके पास क्लास का मिड पॉइंट जो है वो आ जाएगा। तो क्लास का मिड पॉइंट जो है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और उसके बाद फिर हमने कहा कि आल्दो जब आपने क्लासेस बनाई थी तो क्लासेस बनाते हुए तो आपको आइडिया था कि इसका आपने इंटरवल क्लासेस का कितना रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको क्लासेस बनी बनाई मिले तो फिर कैसे गेस करना है कि इन क्लासेस का इंटरवल क्या है, द डिफरेंस ऑफ 2 बाउंड्रीज। यहां तक मैंने कल कंप्लीट किया था। अच्छा, अब अगर किसी को इसमें से कोई क्वेश्चन करना है तो पहले वो, तो फिर वरना फिर हम अपना नेक्स्ट आज का लेक्चर स्टार्ट करें। जी जवाब अपना क्वेश्चन करें। सर मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्री सिर्फ उसमें बनाएंगे जिसमें जरूरत होगी हमें। एक्चुअली मिड पॉइंट्स, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, ये सारी तब हमने कैलकुलेशन करनी है जब किसी क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत आएगी। तो आगे हमने कुछ इसका आज ही देखेंगे। आज मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करना है और मुझे शायद उसमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़े, तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो आपने कैसे बनानी। ठीक है ना, तो लाजमी नहीं है कि मुझे तमाम कैलकुलेशन की जरूरत पड़े। किसी में मुझे सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, किसी में सिर्फ मिड पॉइंट चाहिए, कभी मुझे सिर्फ क्लास इंटरवल रिक्वायर होगा। तो मैंने तमाम कैलकुलेशन एक ही एग्जाम्पल के ऊपर आपको बता दी कि फ्रीक्वेंसी टेबल से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी। तो जहां जरूरत पड़ेगी वहीं हम कैलकुलेट करें। क्वेश्चन में तो ये कहते हैं कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जी बिल्कुल, उसमें तो वो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको कल भी बोल दिया कि अब तो खैर बिल्कुल नहीं कहेगा क्योंकि आपने पेपर प्रेजेंट नहीं करना। हाँ, अगर 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 आपको फर्ज करें, लेट्स सपोज किसी जगह पर ये क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आप देखेंगे कि क्या जो वेरिएबल है अगर उसने नाम लिया हुआ है तो क्या कंटिन्यूस है। अगर वो कंटिन्यूस है तो फिर आपने उसकी क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। तो फिर कॉलम बनेंगे क्लासेस, क्लास बाउंड्रीज, टैली एंड फ्रीक्वेंसी, दैट्स ऑल। इसके अलावा नहीं, वो तो फिर एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस में है। जी कोई और? आमना जी, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर मैंने कल ना खुद से टेबल बनाया था रैंडम वैल्यूज लेके ना, तो वहाँ पे फिर मैंने जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना सबकी, उसका सम 1 के इक्वल नहीं आ रहा था। मैंने काफी दफा करके चेंजेस भी देखा, 1 के इक्वल नहीं आ रहा था उसका सम। अच्छा, आपने क्या सम आ रहा था आपके पास? सर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था। क्या बात है। आप ऐसा करें कि मुझे सिर्फ रफली देखें, क्लासेस लिखा दें, रफली लिखा दें कि जी आपके पास क्या क्लासेस थी जिसकी आपने ये वाली कैलकुलेशन करने की कोशिश की। सर वैल्यूज पूछ रहे जी हैं आप? फ्रीक्वेंसी लिखा देना मुझे। सर फ्रीक्वेंसी सर 5 1 मतलब सर आप वैल्यूज पूछ रहे हैं? नहीं, ये आपने कॉलम बनाया था फ्रीक्वेंसी कॉलम? जी सर बनाया था। जी बस ये लिखा दे मुझे, सिर्फ ये लिखा दे 5 5 1 5 2 1। ओके 14। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है वो 5/14, यस सर। 1/14, 5/14, 2/14 और 1/14। देखिए मैं आपकी कैलकुलेशंस पे बाद में जाऊंगा। करना क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 5/14, 1/14, 2/14 एंड 1/14 और 5/14 एक्चुअली 2 दफा आ रहा है। एलसीएम इसका 14, 5 + 5 + 1 + 2 + 1, तो ऊपर तो 14 आना ही आना है। क्यों? ऊपर क्या आ रहा है? हर एफ आ रहा है, यस सर। तो नीचे भी तो आ रहा है, तो ये तो 1 के अलावा तो हो ही नहीं सकता। आप पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। सर मैंने हर सिंगल वैल्यू को डिवाइडेड बाय 14 करके आंसर लिखा था। मतलब पहले 5 डिवाइडेड बाय 14 फिर नहीं, आंसर, फिर 1 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने क्या लिखाया था? वैल्यू f ओवर सिग्मा f। एफ लिखाया था मैंने, तो ये यस सर। तो आपने फिर अपनी मर्जी से सिंगल वैल्यू को डिवाइड कर दिया। एफ सर इन सबको सम करके डिवाइड करना है? किसको? देखो सम ही लिखा हुआ ना। सर ऐसे नहीं, एक सर तो ऐसे नहीं होगा। पहले हमने 5 को डिवाइडेड बाय 14 करके आंसर लिखना है उसके आगे, फिर 1 डिवाइडेड बाय 14 उसका आंसर लिखना है। तो ऐसे कर लेना। आपको 5 डिवाइडेड बाय 14 कितना हो गया डेसिमल में, वो लिख लें। 1 डिवाइडेड बाय 14 डेसिमल में लिख लें। 5 डिवाइडेड बाय 14 डेसिमल में लिख लें। तो सारे डेसिमल में लिख के ऐड कर ले, 1 आ जाएगा। 1 एग्जैक्टली है, इसलिए नहीं आएगा कि आपने उसमें लिटिल बिट राउंडिंग की होगी। ठीक है ना, जब हम डेसिमल में करते हैं तो लिटिल बिट राउंडिंग की होगी, तो मे बी वो 0.9979 ऐसे करके आ जाए। ठीक है ना, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है 1 नहीं आ रहा, वो होगा ड्यू टू राउंडिंग एरर्स, ड्यू टू राउंडिंग एरर्स। और आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि आप अगर अपने कैलकुलेटर का सेटअप मैथ आयो में कर लें तो, और ये की भी आपको कैलकुलेटर की जो डेमोन्स्ट्रेशन थी उसमें मैंने एक्सप्लेन की थी, तो आप उसको वैसे ही ऐड कर ले, वो डेसिमल में आपको लेके नहीं जाएगा। ऐसे लिखा जा सकता है, तो जाके आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको 1 आंसर दे देगा। तो वैल्यूज को तो नहीं आपने समेशन एफ से डिवाइड करना, एफ को करना है। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब पहले फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाना है, फिर हर क्लास का देखना है कि हर क्लास में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, वो एफ होगा, और फिर एफ को समेशन एफ से डिवाइड करेंगे, देन वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, और फिर उस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वजह से जो आंसर आएगा वो आप हमारे लिए जो है वो ट्रू आंसर आएगा। देखिए ये जो इस वक्त आपको टेबल है, इसमें मैंने पहले टेबल बनाया है, फिर एफ लिया है, अब एफ से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। अब ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका जो फार्मूला समझ लें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो हमारे पास है, वो एफ ओवर समेशन एफ के साथ है ना फार्मूला। यानी कि जो हम काम करते हैं एफ बाय समेशन एफ, तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एक्चुअली आपके पास आ जाता है। ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका जब आप फार्मूला नोट करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो फार्मूला आपके पास है वो है एफ ओवर समेशन एफ। तो वैल्यूज तो आपके पास 30 हैं,
तो आप 1/30, 1/40 इस तरह से वैल्यूज को तो नहीं डिवाइड करना, आपने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मैनी नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच क्लास, नॉट द वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच क्लास। जी कोई और? जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पूछना था सर। जब ये क्वेश्चन हमें 9th क्लास में करवाए गए थे तो तब तो कोई कंसेप्ट नहीं था कि स्टार्टिंग पॉइंट इवन या ओड नंबर से। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट 87 है, तो यहाँ पे हम 86 के साथ क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बता? इसमें वहां पर आपको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का आइडिया नहीं दिया गया होगा, ठीक है ना? यस सर। जी एक्चुअली होना क्या है, ये आगे भी हमने देखना है कि कंटिन्यूस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, जब डेटा लिख देते हैं ना होल नंबर्स में, तो हमारे Yes. आइडिया ज़हन में ये होता है कि अगर आप 85.6 भी होगा, 85.6, तो हमने उसे 86 लिखा हुआ होगा, 85.6 को भी। और इस वजह से हम कहते हैं कि चूंकि नंबर्स है ना, लाइक 85 है ना, 85, Yes, sir. आप ये समझ लें कि इस 85 की जो टेरिटरी कह ले, इलाका है, वो 85.4 तक चलता है और बैक पे जो है वो 84.5 तक है। अगर मैं 84.5 को होल नंबर में लिखना चाहूं तो 85 लिख दूंगा, 85 Yes. 4 को होल नंबर में लिख दूंगा तो 85 लिख दूंगा। तो हम कहते हैं जब कंटिन्यूस बनाना है ना तो पीछे से स्टार्ट कर लिया करें। तो कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्टेप नहीं है, लेकिन इस कंटिन्यूस वेरिएबल्स की वजह से प्रेफरेबली समझ लें ऐसा किया जाता है कि स्टार्ट द फर्स्ट क्लास जस्ट बिलो द मिनिमम वैल्यू इन द डेटा। कोई खास रीजन नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पर चूंकि वो आपको कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, तो इसलिए वो वहां पर इतना डिस्कशन नहीं की जाती। यस सर, थैंक यू जी। इसके अलावा जी खुदा तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपके नोट्स में ना इस टेबल के नीचे आपने ओपन एंड क्लासेस के बारे में बताया है, काइंडली वो एक्सप्लेन कर दें। जी वो मैंने आज करना है, ठीक है, वो ओपन एंड क्लास करनी है, मैंने आज एक्सप्लेन। जी अपना माइक ऑफ कर दे, मैं करता हूँ उसको, वो मैं करता हूँ। वो जनरल क्वेश्चन है, वो सबके लिए मैंने करना था आज। अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा जी। और इसके अलावा जवाद जी, जवाद। सर वो गलती से चलें ठीक है, ऑफ कर दीजिएगा। और रह गया अब तसव्वुर अली जी, तसव्वुर तो नो तवासुल, मैंने शायद सही नाम लिया है जी। तवासुल। अस्सलाम वालेकुम सर। ये आपका नाम तवस्सुल अली जी? तवस्सुल अली ठीक है, तवस्सुल अली जी। सर ये एंड पे कम्युलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी है सर, ये किस तरह? 100 से ज़रब दे दे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको फिर आप परसेंटेज में बदल दें। कैसे बदलते हैं कि फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड कर दें, आउट ऑफ 1 बन गया, 100 से ज़रब दे दें तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट। यस सर। हाँ चलें जी, मेरा ख्याल आप लोगों ने क्वेश्चंस इसके रेलेवेंट कर लिए। अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, और अब एक जो क्वेश्चन था वो था ओपन एंड क्लासेस क्या होती है, ओपन एंड क्लासेस। समटाइम आपने देखा होगा किसी जगह पर वहां पर किसी नोट पर ऐसे एजिस का डेटा वगैरह उन्होंने लिखा हुआ होता है। अब एजिस का डेटा वो किसी जगह पर शायद आपको इस तरह से मिल जाए, less than 5 years, five to 10, 11 to 12, 11 to 20, 21 to 30, 31 and above, कुछ ऐसे करके उन्होंने एज का डेटा सेट लिखा होता है, ऐसे करके आगे लिखा हुआ होता है कि जी इतने ये हैं, इतने ये हैं, कुछ ऐसे करके। पहली क्लास को नोट करें, उसने शायद ये लिखा हुआ है लेस देन 5। कहां से स्टार्ट हो रहा है उसने इसका स्टार्टिंग नहीं बताया। आखिरी देख लें, 31 से लेके कौन सा एज ग्रुप है अबव, पता नहीं 40, 50, 60, 70, 80, ये नहीं बताया। ऐसा डेटा जिसमें
कोई एक पहली क्लास की लोअर लिमिट, ये लोअर है ना, या आखिरी क्लास की अपर लिमिट, दोनों में से कोई एक या दोनों स्पेसिफाई ना हो, फिक्स ना हो, तो इसको, ऐसी क्लास को हम ओपन एंड क्लास कहते हैं। ओपन एंड, एंड से मुराद आखिरी, तो ये वाला ओपन है, इधर से ये ओपन है और इधर से ये ओपन। तो पहली क्लास की लोअर लिमिट या आखिरी क्लास की अपर लिमिट मेंशन ना हो, तो ऐसी क्लासेस को हम कह देते हैं ये ओपन एंड क्लासेस। अक्सर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहेगा। उसकी रीजन ये होती है, फर्ज करें आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं एजेस का, और ऐसे ग्रुप बनाते जाएं, हमें पता है कि शायद हम डेटा इकट्ठा करने लगे तो ओकेजनली हो सकता है कि हमें कॉलेज में या आप अगर कॉलेज की बात या यूनिवर्सिटी की बात कर लें कि जी स्टूडेंट की एज 31 साल से ज्यादा होगी, चूंकि नॉर्मली 25, 26, 27 साल तक लोग अपनी बीएस की डिग्री करते हैं, तो आपको कम मिलेंगे, हो सकता है कोई एक दो मिल भी जाए। तो आप कहीं सारी क्लासेस लिखते हैं, तो फिर तो इसका मतलब आप कहीं 100 साल का भी कोई बाबा हो सकता है बीएस में, नहीं ना मिलेगा। तो फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हो सकता है 31 साल से ऊपर वाला कोई एक आध हो, तो कहां तक क्लासेस बनाएं, तो फिर ऐसे करके छोड़ देते हैं 31 एंड अबव, कि अगर कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं। और इसी तरह से ही बहुत छोटी क्लास को भी हम एक एंड उसका जो है वो ओपन रहने देते हैं। तो बस इतना ही आपकी बुक में उसने डिस्कस किया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं है कि जी ओपन एंड क्लासेस क्या है। तो सिंपल इज दैट व्हेन वन ऑफ द लिमिट, ईदर द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास or the upper limit of the first class is not specified, that classes are called open end classes. इसके अलावा मेरे ख्याल आपको ऐसा चीज की जरूरत भी नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है कि हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेट पढ़ लिया है, और आज हमने देखना है कि वो जो फ्रीक्वेंसी टेबल हमने लास्ट टाइम बनाया था, उस फ्रीक्वेंसी टेबल का, ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल था, इस फ्रीक्वेंसी टेबल को अगर किसी ग्राफ की मदद से आपने प्रेजेंट करना हो, तो कौन सा ग्राफ इसके लिए सूटेबल ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी टेबल और उसका ग्राफ, उसको हम हिस्टोग्राम कॉल करते हैं, हिस्टोग्राम। तो दिस इज द ग्राफ फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल। ये देखिए, ये वही मैंने टेबल लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी टेबल, लेकिन मैंने सारी एंट्री नहीं लिखी, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव रिलेटिव मिड, जिसकी मुझे जरूरत थी मैंने बस उस टेबल से वही लिख लिया। और यही मैंने आपको भी कहा था कि हर फ्रीक्वेंसी टेबल में हम वो 6-7 कॉलम ना तो आपको जरूरत होगी, जिस जिस चीज की जरूरत होगी सिर्फ वो हम लिखेंगे, बाकी हम कहेंगे कि इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। तो हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम वो ग्राफ है जिसको हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल के डेटे को ग्राफ की मदद से प्रेजेंट करना हो। तो पाई डायग्राम में इस डेटा की हम बनाएंगे, या हम बार चार्ट्स में इस डेटे का बनाएंगे। तो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को हम, उसका नाम है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में भी दो ऑप्शन आती हैं कि क्या जो क्लासेस हैं उनके इंटरवल्स इक्वल हैं। देखिए, जब हम खुद बनाते हैं ना क्लासेस, तो इंटरवल तो जाहिर है आने इक्वल होते हैं, लेकिन समटाइम एग्जामिनर या किसी जगह पर हमें यह करना होता है कि जब हम क्लासेस बना लेते हैं तो इस चीज का आइडिया होता है कि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें बड़ी कम वैल्यूज होती हैं। लाइक मैंने जैसे एजिस की बात ही की है, कोई जी आखिरी जो 3-4 क्लासेस है उसमें सिर्फ 2-2, 3-3 वैल्यूज है, तो कहते हैं जी इसे इकट्ठा कर दें। तो जब आखिरी 3 क्लासेस इकट्ठी करेंगे, और फर्ज करें क्लास इंटरवल 5 का है और आखिरी तीनों क्लासेस इकट्ठी करके एक बना दिया आपने, लेट्स सपोज, तो वो 5 का नहीं रहेगा, वो उसका इंटरवल 15 का बन जाएगा और बाकियों का 5-5। तो इस तरह से हो सकता है। तो हिस्टोग्राम पहले हम पढ़ेंगे कि अगर इक्वल क्लास इंटरवल्स हों तो हिस्टोग्राम आपने कैसे बनानी है। अब कोई भी ग्राफ जो बनाया जाता है, उस जो चीज आप याद रखेंगे जो आपको आनी चाहिए, और एग्जाम की प्रिपरेशन भी समझ लें आप ऐसे ही करेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है इस ग्राफ के लिए और वाई एक्सिस पे, दैट्स ऑल। ये आपको, हाँ प्रैक्टिस अभी आप करेंगे कि जी कैसे कंस्ट्रक्ट करना है या कैसे पढ़ना है। एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होगा, जब आपका नेक्स्ट डे पेपर होगा और आपके पास चंद घंटे हैं और पूरा कोर्स रिवाइज करना है, तो इतना ही टाइम आपके पास होगा कि जी हिस्टोग्राम एक ग्राफ है,
एक्स एक्सिस पे क्या होना है और वाई एक्सिस पे। तो लेकिन उससे पहले क्लासेस के इंटरवल क्या होने हैं, इक्वल। अगर ये इक्वल क्लासेस हैं तो एक्स एक्सिस पर आपने लेना है क्लास बाउंड्रीज। जरूरत पड़ेगी ना क्लास बाउंड्रीज की। अब मैंने आपको शायद बताऊं कि जी कैसे मैंने कैलकुलेट करनी, अब आपको आनी चाहिए। और वाई एक्सिस पर आपने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। कब? जब क्लासेस के इंटरवल सारे के सारे सेम हो। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने इन दो इंफॉर्मेशन के अलावा मुझे कोई तीसरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, लेकिन मुझे चेक तो करना है ना कि क्या इंटरवल इक्वल भी है। तो इनको माइनस करके मैंने देखा, एक तो जाहिर है आपको क्लास बाउंड्री चाहिए थी, आपने क्लास बाउंड्री वाला कॉलम ले लिया। और फ्रीक्वेंसी का अगर एग्जामिनर आपको कह भी दे कि इसकी हिस्टोग्राम, एक तो वही बात के ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा ना, हाँ वो आपको शक्ल दिखा सकता है कि इस ग्राफ का नाम बता दें। आपने कहना ये कैसे पहचानेंगे ये कौन सा ग्राफ है, वो तो अभी डिस्कस होगा। तो ये ऐसे जरूर आ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम व्हाट शुड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट शुड बी ऑन वाई एक्सिस। ये भी आ सकता है कि जी अगर आपने ये ग्राफ ड्रॉ करना हो तो एक्स एक्सिस पे क्या प्लेस करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या प्लेस करेंगे। तो क्लास बाउंड्री ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। तो इस तरह से आप इन चीजों को जो है वो आइडिया हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे है। अब क्लास नोट कर लिया सबके सेम है, आप कह गए ओके हमें आइडिया हो गया ये इक्वल क्लास इंटरवल है। तो एक्स एक्सिस पर आपने क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी मार्क करनी। तो मैं एक दफा आपके लिए मैनुअली भी कर देता हूं। पहली क्लास 85.5 और 90.5 ये मैंने मार्क कर दिया, बाउंड्रीज मार्क करना। अगली क्लास 90.5 वो लिखी हुई है मैंने, 90.5 ऑलरेडी है। 95.5 ये भी हो गई। नेक्स्ट 100.5 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम सारी क्लासेस आखिर तक कहां तक 115.5 तक लिखते जाएंगे। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी हमने नोट किया कि 10 तक जाना है तो 4 से 5 कट पॉइंट्स काफी होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब जब मैं पहली क्लास को पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा ऐसे कि फ्रॉम 85.5 up to 90.5 there are 6 readings, 6 observations in the data। बस इसी को लिख दें जैसे मैंने पढ़ा है, from 85.5 up to 90.5 6 observations in the data। इसको लिख दें, बस ग्राफ में लिख दें। कैसे? 85.5 from, मैंने पढ़ा था from, तो ये from हो गया। up to कहां तक जाना है? 90.5। कितनी फ्रीक्वेंसी? 6। तो ये रिप्रेजेंट कर रही होगी कि ये एक ऐसी क्लास है दैट स्टार्ट फ्रॉम 85.5 अप टू 90.5 और इसमें कितनी वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड पर वाई एक्सिस पे देखें कितनी आ रही हैं। देयर आर 6 ऑब्जर्वेशंस। पहली क्लास मैंने लिख दी, अब सेकंड क्लास पढ़ रहा हूं। 90.5 अप टू 95.5 एंड देयर आर 4 रीडिंग्स। अब ये 90.5 कहां पर है? ये है 90. यहीं से दोबारा स्टार्ट किया मैंने, फ्रॉम अप टू वो 4 की हाइट पे तकरीबन एक और रेक्टेंगल बन गए। थर्ड क्लास पढ़ रहा हूं। फ्रॉम 95.5 अप टू 100.5 10 रीडिंग्स। फ्रॉम 95.5 अप टू 100.5 एंड देयर आर 10 रीडिंग्स एंड सो ऑन। हिस्टोग्राम बन जाएगी। ठीक है, यानी कि क्लास जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से बार रेक्टेंगल स्टार्ट कर दें, जहां पर क्लास खत्म हुई है वहां रेक्टेंगल खत्म कर दें। किस हाइट तक रेक्टेंगल को लेके जाना है, जितनी फ्रीक्वेंसी है। दूसरी रेक्टेंगल जहां पर खत्म की वहीं पर शुरू की, इसलिए कि इनमें गैप नहीं है। अब देखिए रेक्टेंगल्स में गैप नहीं है, तो मैं एक दफा इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो ये मैंने रेक्टेंगल्स बनाई 85.5 टू 90.5, 90.5 टू 95.5, तो एडजेसेंट। अब एक चीज नोट करें, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ग्राफ ये शो करे स्क्रीन पे आपके कंप्यूटर्स पे
और फिर क्वेश्चन करे द नेम ऑफ द अबव ग्राफ इज कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट, हिस्टोग्राम, आप कहें जी सिंपल बार चार्ट क्यों नहीं है? सिंपल बार चार्ट में रेक्टेंगल्स ही तो होती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उनमें गैप होता है, इसलिए कि वो क्वालिटेटिव डेटा की बनाई जाती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते जहां पर रेड कलर ने खत्म होना है ग्रीन ने वहीं से स्टार्ट लेना है, ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बना रहे हैं उसका तो आप कहते हैं यहाँ रेड रख लेते हैं और यहाँ ग्रीन रख लेते हैं, तो ये तो नहीं कहेंगे जहां रेड खत्म हुआ वहीं से ग्रीन ने स्टार्ट होना, वरना तो जो गलत हो जाएगा, तो उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं। सेकंड, वो ग्राफ बनाया था मैंने डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, तो मैंने कहा था डिस्क्रीट वो होता है ना जो गैप के साथ चलता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही है ना, इसलिए वो गैप है। और इसमें गैप इसलिए नहीं है कि ये डेटा कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस में तो गैप होता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर गैप नहीं। और इसको हम सिंपल बार चार्ट नहीं हिस्टोग्राम कहेंगे। अब जो स्टूडेंट तो आज क्लास में नहीं क्लास कर रहा, नहीं अटेंटिव, नहीं समझ, वो तो कहेगा जी सिंपल बार चार्ट भी तो टीचर ने ऐसे ही बताया था, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें मैंने गैप रखा था। तो यही डिफरेंस है कि चूंकि ये कंटिन्यूस डेटा है, कंटिन्यूस डेटा में गैप नहीं होता, तो इसलिए इस ग्राफ में गैप नहीं है। अच्छा, इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको नजर आ रही है। देखिए मैंने हर रेक्टेंगल जो बनाई है ये एक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी विड्थ, हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो एक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है। हर रेक्टेंगल की जो हाइट है वो भी एक इंफॉर्मेशन आपको बता रही है। हर रेक्टेंगल का जो मिडल है, ये वाला सेंटर हर रेक्टेंगल का, वो भी आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि ये जो ग्राफ इस वक्त है, इस ग्राफ में आप कह लें 3 इंफॉर्मेशन आ रही हैं। रेक्टेंगल की विड्थ एक इंफॉर्मेशन है, रेक्टेंगल की हाइट एक इंफॉर्मेशन है, और रेक्टेंगल का सेंटर एक इंफॉर्मेशन है। रेक्टेंगल की जो विड्थ है ना, एक्चुअली वो क्लास इंटरवल है, वो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए 5 का है ना, तो मैंने ये जो रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर बनाई हुई है कंप्यूटर्स की मदद से, तो ये मैंने इक्वल विड्थ की बनाई हुई 5-5 का। चूंकि तमाम क्लासेस का इंटरवल सेम है, इसीलिए हर रेक्टेंगल की विड्थ 5 की सेम आ रही है। अगर किसी का ज्यादा कम होता तो ये विड्थ भी कम ज्यादा होती। तो रेक्टेंगल की जो विड्थ होती है वो एक्चुअली क्लास का इंटरवल रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड, रेक्टेंगल की हाइट फ्रीक्वेंसी बताती है, पता चल जाएगा ना, 6 है, इसकी 4 है, इसकी ये 10 है। तो रेक्टेंगल की जो हाइट है वो आपको फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करती है। रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्लास इंटरवल, और हर रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्लास के सेंटर में होता है ना, तो अगर रेक्टेंगल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर रेक्टेंगल सेंटर मीन क्लास का सेंटर, और क्लास के सेंटर को क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट बोलते हैं। तो 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं। विड्थ ऑफ द क्लास इंडिकेट्स द क्लास इंटरवल, height of the rectangle indicates the frequency, number of values in the data, and the center of the rectangle indicate the midpoints of the data set. तो कब wind up कर रहा हूं? Graph, name of the graph which is for frequency table of continuous data is the histogram. If class intervals are equal, on x-axis take the class boundaries and on y-axis take the frequency. What about अगर क्लासेस इक्वल ना हो, अनइक्वल क्लास इंटरवल? जी क्लासेस के मैंने कहा ना कि हम जब क्लासेस बनाते हैं तो हम तो नहीं बनाते। रीजन मैंने आपको बोल दी कि क्यों अनइक्वल हो जाती हैं। समटाइम हम 2-2, 3-3 क्लासेस को पूल करके एक क्लास बना देते हैं। हम कहते हैं इस क्लास में कम है तो जरा इसको इकट्ठी करके एक ही बना दो। ऐसे ही होता है ना, लाइक वो क्या होता है, क्लासेस में स्टूडेंट आज बारिश हुई थी, कम आए थे। इधर कॉलेज वालों में भी मैंने देखा है कि जी A-B 3 सेक्शन थे FSC के, पता चला कि जी A सेक्शन में टोटल 50 स्टूडेंट थे, 10 उसमें से आए हैं, B में से 2 स्टूडेंट आए हैं 50 में से, और C सेक्शन में 1 है। तो क्यों 3 टीचर 3 सेक्शन को जाके पढ़ाएं? कहते चले आज एक ही क्लास में कर देते हैं, पूल कर दिया, ऐसे कह लेना, तो 3 क्लासेस की एक क्लासेस बना दी। तो ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अनइक्वल क्लासेस इंटरवल्स क्यों बना ली जाती हैं, तो इस इंटरेस्ट के साथ। अगर क्लासेस के इंटरवल इक्वल नहीं है, एक्स एक्सिस पे तो वही आएगा, दैट इज द क्लास बाउंड्री, लेकिन वाई एक्सिस पे देखें डिफरेंस, वहां पर था फ्रीक्वेंसी और यहां पर है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी।
अब ये जस्टेड फ्रीक्वेंसी होती क्या है और कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये एक डेटा सेट है और 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40। देखिए ये जो डेटा सेट दिया हुआ है ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज में दिया हुआ है। वो कैसे पता चला? देखें, पहली क्लास का एंड है 10, दूसरी क्लास का स्टार्ट है 10, तो गैप तो है ही नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एग्जामिनर आपको डेटा देगा उसका क्लास बाउंड्री बनाना ही बनाना है। आल्दो हमें इस ग्राफ में क्लास बाउंड्री की ही जरूरत है, लेकिन उसने आपको डायरेक्टली क्लास बाउंड्री ही दी हुई है, तो हमें जरूरत नहीं है। और देन आगे उसने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। आप ये कह लें कि उसने जो आपको डेटा प्रोवाइड किया है वो सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं, दैट इज द क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसीज। अब आपने बनानी है हिस्टोग्राम, जो कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, और सबसे पहले आपको चेक करना है कि इन क्लासेस का इंटरवल क्या बनता है। डिफरेंस ऑफ टू बाउंड्रीज, ये बाउंड्री ही दी हुई है, तो पहली क्लास का इंटरवल 10 - 5 5 बनता है, दूसरी का इंटरवल 10 बनता है, और तीसरी क्लास का जो इंटरवल है वो 20 बनता है। तो इसका मतलब है किसी क्लास का इंटरवल कम है, किसी का ज्यादा है, तो फिर आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। देखिए पिछले में मैंने तो बनाया ही नहीं था, मैंने कहा चेक कर ले, इक्वल है तो ठीक है, बस उसमें हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है। इसको इसलिए रिकॉर्ड करना है कि हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इसी से ही कैलकुलेट करना है। इस तरह से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह से, और उसका फार्मूला है F/H, F फॉर द फ्रीक्वेंसी, और एडजस्टमेंट उसकी की मैंने क्लास लेंथ के साथ, क्लास इंटरवल के साथ। अब पहली क्लास का F है 10, H है 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 15 डिवाइडेड बाय 10 1.5, 20 डिवाइडेड बाय 20 एंड 1। इसे हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन फर्ज करें, आपने कहा ये इसकी क्या जरूरत है। देखिए हम चूंकि ये देख रहे हैं किस क्लास में वैल्यू कम है या ज्यादा है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखें, फौरन आप कहेंगे इसमें ज्यादा, चूंकि 20 रीडिंग है, लेकिन ये जस्टिफाई इसलिए नहीं है, ये क्लास की विड्थ ही बहुत ज्यादा थी। अगर इसमें 20 वैल्यू आ भी गई हैं तो फिर क्या फर्क है। लेकिन ना वही मैंने बात की कि जी आज एफएससी के स्टूडेंट ज्यादा आए हैं या बीएससी के, हो सकता है बीएससी के टोटल 15 आए हो, एफएससी के 3 क्लासेस में टोटल 18 थे, 3 क्लासेस में, और उसकी एक क्लास के 15 हैं। और चूंकि हमने वो इकट्ठी कर दी, बड़ी विड्थ की क्लास बना दी, और हमने क्या उधर 18 उधर 15 है, तो जस्टिफाई तो नहीं। वो तो 3 क्लासेस इकट्ठी की तो 18 बने। तो यहां पर भी यही हो रहा है, कर तो कंपैरिजन हम यही रहे हैं कि किस क्लास में ज्यादा वैल्यूज हैं, किस क्लास में कम, लेकिन जस्टिफाई इसलिए नहीं है कि यहाँ की विड्थ बहुत कम है, फिर भी उसमें 10 वैल्यूज हैं। छोटी सी क्लास है 5 विड्थ की, लेकिन 10 वैल्यूज हैं। ये उससे डबल लेंथ की क्लास है, अगर इसमें 15 आ भी गई तो क्लास भी तो उससे डबल है ना। लाइक ऐसे है, फर्ज करें ये जो रेनफॉल होती है ना, बारिश वगैरह, तो इसको जब मेजर करते हैं ना mm में, मिलीमीटर्स में, आप कह लें कि एक बारिश हो रही है और आपने एक बर्तन रखा हुआ बाय 1 फीट विड्थ का, और इसमें पानी के कतरे गिर रहे हैं, पानी इसमें डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा, एक जगह पर आपने बड़ा विड्थ का बर्तन रखा हुआ है, वहां पानी आपने देखा तो पता चला यहाँ 4 लीटर पानी था, यहाँ से आपको 2 लीटर पानी मिला। आपने कहा यहाँ ज्यादा बारिश हुई है, तो आपने बर्तन वहां ज्यादा विड्थ का रखा हुआ है, वहां पानी के ड्रॉप ज्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं, तो बारिश तो शायद दोनों एक जगह ही हो रही थी, लेकिन वो आपने 2 फुट का बर्तन वहां रखा हुआ है, तो दोनों में तो फिर सेम ही हो गया ना, वो 4 लीटर है। तो क्या करना चाहिए आपको, आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए, किसके साथ, विड्थ के साथ, विड्थ के साथ उसकी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। और तरह से इसे समझ लें, स्टूडेंट का टेस्ट आपने किया, पहला जो स्टूडेंट था उसको आपने 10:05 पर टेस्ट स्टार्ट किया, 10:10 पर टेस्ट खत्म कर दिया, तो उसको जो विड्थ मिली, टेस्ट का लेंथ मिली, वो 5 मिनट का मिला। दूसरा जो स्टूडेंट था उसका आपने 10 मिनट का, क्योंकि 10 मिनट के बाद उसका पेपर आपने उससे लिया, और तीसरे स्टूडेंट का पेपर आपने 10:20 पे स्टार्ट किया और 10:40 पे दिया, और 20 मिनट उसको आपने दिए। उसके बाद आपने देखा जी तीसरा स्टूडेंट जो है वो सबसे लाइक है, उसने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए,
उसने 15 किए, उसने 10 किए, पहले ने 10 किए। ये आपने तो टाइम ही उनको अगर सेम नहीं दिया तो कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? फिर क्या किया जाए, आप क्या करें, उनके क्वेश्चन को डिवाइड कर दें विड्थ के साथ, डिवाइड कर दें विड्थ के साथ। अगर उसने 20 क्वेश्चन किए हैं तो 20 मिनट भी तो लिए हैं ना, तो 20/21 तो सबसे कम तो उसी ने किए हैं, लग रहे था। और ये कैसे पॉसिबल है, क्लासेस को आप हर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर दें, किसके साथ, इंटरवल के साथ। कैसे, उसे इंटरवल से डिवाइड कर दें। अगर वो इंटरवल कम होगा तो आंसर ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाएगा, अगर वो इंटरवल ज्यादा होगा और वो डिवाइजर में आ रहा है तो जितना डिवाइजर बढ़ेगा उतनी ही उसकी जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी। उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर दी। किसके साथ एडजस्ट किया आपने, क्लास इंटरवल के साथ। अगर बड़ी क्लास थी तो खुद ब खुद उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइजर बड़ा होने की वजह से उसकी रीडिंग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कम आ जाएगी। अब आपने इस क्लास को ड्रॉ कर दिया। पहली जो क्लास आपने ड्रॉ की वो फ्रॉम 5 to 10 थी, स्टार्ट फ्रॉम 5 अप टू 10, और इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या थी, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी 2। सेकंड क्लास स्टार्ट फ्रॉम 10, तो सेकंड क्लास का स्टार्ट यहीं से होगा, अप टू 20 यहां तक जाएगा, और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 1.5। तो उस क्लास की जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास आ जाएगी अप टू 1.5। और जो थर्ड क्लास है वो स्टार्ट 20 से ले गई इधर से ही कॉन्टिगुअस, एंड देन अप टू 40, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो 1। अब देखें ये जो रेक्टेंगल्स बनी हैं, इन आल्दो ये कनेक्टेड हैं, होनी चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है, लेकिन इन तमाम रेक्टेंगल की विड्थ एक जैसी नहीं है। विड्थ इसलिए कि विड्थ क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस क्लास की अगर विड्थ 5 थी तो ये डबल में थी, 10 थी, और ये 20, इसलिए हर क्लास की विड्थ नहीं। और अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आल्दो देखने में पहली क्लास में कम वैल्यूज हैं, सबसे कम है 10, लेकिन अगर आप उसको विड्थ के अकॉर्डिंगली देखें कि 10 वैल्यू हैं लेकिन उसकी विड्थ भी तो बहुत कम थी, लेकिन अगर आप विड्थ के साथ एडजस्ट करके देखें तो आप कहेंगे जी ज्यादा वॉल्यूम जो वैल्यूज का बनता है वो अब पहली क्लास में ही है। और अगर आपको आखिरी क्लास में 20 वैल्यू नजर आ रही थी लेकिन उसकी विड्थ भी तो बहुत ज्यादा थी, विड्थ के साथ अगर इन वैल्यूज को एडजस्ट करके देखें तो आप समझ लें कि उसकी जो डेंसिटी बनती है वो जस्ट 1 बनती है। ठीक है ना। तो बहरहाल ये वो इतना डिटेल में तो नहीं एग्जामिनर आपको, आपके कम से कम एग्जाम में, आपके एग्जाम में यही है कि जी अगर आपको हिस्टोग्राम बनानी है इक्वल क्लास इंटरवल के लिए तो व्हाट शुड बी ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट शुड बी ऑन वाई एक्सिस, और फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल व्हाट शुड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट शुड बी ऑन द वाई एक्सिस। तो यही हमारे लिए एनफ है। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्राफ है, इसी चीज को लेके आगे चल रहा हूं, इसी डेटा को, और उस ग्राफ का नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये काफी इंफॉर्मेटिव ग्राफ है, इससे हमें एक बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन भी मिलती, देखते हैं वो क्या है। पहले तो पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स आर द ग्राफिकल डिवाइस फॉर अंडरस्टैंडिंग द शेप। हाँ, ये इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। शेप से क्या मुराद है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर देखते हैं शेप से क्या मुराद। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी हो, ऑन एक्स एक्सिस टेक द मिड पॉइंट्स, ऑन वाई एक्सिस टेक द फ्रीक्वेंसी, और कोई कंसर्न नहीं है कि जी क्लासेस इक्वल हैं या अनइक्वल क्लासेस, कहीं मैंने नहीं लिखा, बस मैंने कहा है कि इफ यू वांट टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन एक्स एक्सिस टेक मिड पॉइंट्स, ऑन वाई एक्सिस टेक द फ्रीक्वेंसी। अब मिड पॉइंट्स तो क्लास लिमिट से भी बन सकते हैं, तो मैंने क्लासेस ले ली और उन क्लासेस से फिर मैंने मिड पॉइंट्स ले ली। ये फिलहाल आपने डेटा कंसिडर नहीं करना, फिलहाल ये नहीं कंसिडर करना, क्योंकि डेटा अगर नोट करें ना तो 150 तक ही जा रहा है, 150 तक। तो मैंने क्लासेस ली, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी थी, उसके लिए एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट्स चाहिए, तो मैंने एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट्स ले लिए, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट्स 88, मिड पॉइंट 93, another midpoint 98, another midpoint 103, and so on। और y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ गई।
अब देखें हिस्टोग्राम में मैं कैसे पढ़ता था, फ्रॉम 86 टू 90 देयर आर 6 रीडिंग्स। अगर आप मिड पॉइंट को पढ़े, और याद है ना मिड पॉइंट हमने क्या कहा था, आज भी आके थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमें जो कि ये पता नहीं है कि वो 6 वैल्यूज इंडिविजुअली कौन कौन सी हैं, तो दैट्स वाई मैंने कहा जी फिर आप ऐसा करें 86 को स्टार्ट कर लें या 85.5, क्योंकि हम बाउंड्रीज लेते हैं, और एंड्स एट 90.5, यहां तक 6 हैं। लेकिन अगर आप मिड पॉइंट्स को पढ़ते हो तो फिर हमने ये सपोज किया था ईच वैल्यू इन द क्लास इज एट द मिड ऑफ द क्लास। इस कॉन्सेप्ट को लें तो क्लास का मिड बनता है 88, और अब मैं इस डेटे को ऐसे पढ़ूंगा, देयर आर 6 रीडिंग्स दैट आर 88। 6 रीडिंग ऐसी हैं जो कि 88 है। बस इसको लिख दें, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि फ्रॉम अप टू 6, उसको कैसे लिखना था, तो फ्रॉम अप टू, यहां से लेकर ऐसे करके। तो यहां पर अब मैं जो आपसे पढ़ रहा हूं वो ये पढ़ रहा हूं, 6 रीडिंग्स आर 88। आपके ये 88 है। अब ये 88 कितनी रीडिंग्स है, 6। तो 6 हाइट पर पहुंच के सिर्फ एक डॉट आपने लगा देना, 6 हाइट पर पहुंच के एक डॉट लगा देना है। और इसको कैसे पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे 88 अकर 6 टाइम्स इन द डेटा। तो जाहिर है मिड पॉइंट को ऐसे पढ़ रहे हैं ना, जो भी वैल्यू इस क्लास में आएगी हम उसे मिड पॉइंट कह देंगे। तो इस क्लास में 6 वैल्यूज हैं, 6 की 6 कहां पर है, मिड में। 93, अब सेकंड पढ़ रहा हूं, 4 रीडिंग्स आर 93। 93 ये लिखा हुआ है, 4 रीडिंग्स, ये डॉट आ जाएगा। 10 रीडिंग्स आर 98, 10 रीडिंग्स आर 98 एंड सो ऑन। बस डॉट आपने मार्क करते जाना। अब मैं इसको प्रॉपर्ली करता हूं, ये वाला 88 6 रीडिंग्स, 93 4 रीडिंग्स, 98 10 रीडिंग्स, then 6, then 3, then 1। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये जो वर्ड है ना पॉलीगॉन, ये वाला पॉलीगॉन मैथमेटिक्स में किसी भी ऐसी फिगर को कहते हैं जो क्लोज हो, बंद हो। ये बंद नहीं, ये ओपन है। ये देखिए यहां से ये ओपन है और ये यहां से ओपन है, बंद नहीं है, क्लोज नहीं है, ओपन है। जबकि पॉलीगॉन किसी भी ऐसी फिगर को कहते हैं, कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं होती, मैनी साइड्स हो सकती हैं लेकिन कोई उसकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती, बट शुड बी अ क्लोज फिगर होनी चाहिए। अब क्लोज कैसे इसको करते हैं, देखिए अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने 86 से पीछे क्लास क्यों नहीं लिखी, कहेंगे जी वो क्लास में वैल्यू ही कोई नहीं थी इसलिए नहीं लिखी। मैं कहूं कि अगर आप लिख दें, देखिए मिड पॉइंट 55 के डिफरेंस से चल रहे हैं, तो इसका मतलब इससे जो पीछे वाली क्लास होगी उसका मिड पॉइंट 83 होगा। ओके 83 लिख लिया मैंने। अब कहूंगी जी इसकी वैल्यू कितनी है उसमें, भाई इससे पिछली वाली क्लास में वैल्यू थी ही कोई नहीं, तो फिर टेक्निकली लिखा जा सकता 0 वैल्यू, कोई खर्च नहीं मैथमेटिक्स, नो वैल्यू 0 लगा दिया। तो अब इसको मैं अगर ये पढ़ूं कि 83 डेटे में 0 टाइम्स आ रहा है, यानी कि नहीं आ रहा, और उसको भी ग्राफ का हिस्सा बना दूं, तो फिर ये 83 है, कितनी वैल्यूज हैं 2 4 6 0, तो यहां आ जाएगा पॉइंट। सिमिलरली मैंने क्लास 115 पे खत्म कर दी और आखिरी मिड पॉइंट मेरे पास था वो 113 था। मैं कहता हूं जी इसके बाद की क्लासेस क्यों नहीं मेंशन, उसमें वैल्यू ही नहीं थी। अगर मैं क्लास लिख भी दूं, लेट्स सपोज मैं 116 to 120 लिख भी दूं क्लास, तो मैं कहूंगा इसके आगे 0 वैल्यू है, लिख ले अगर लिखनी चाहते हैं तो। हम समझ लें कि हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो एक मिड पॉइंट उसका मिला वो 118। अब 118 वैल्यूज कितनी है डेटे में, आ ही नहीं रही, कितनी वैल्यू 0। इसको भी ग्राफ का अगर मैं हिस्सा बना लूं तो फिर बनाया जा सकता है विद द 0 वैल्यू। ग्राफ को यहां तक एक्सटेंड कर दे, ये क्लोज हो जाए, ये क्लोज हो जाए। नाउ दिस इज अ पॉलीगॉन। तो क्या करना है, सिंपल इज दैट, ग्राफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम उसके जो एंड्स हैं
दो दो मिड पॉइंट दोनों साइड पर लिख के एंड्स को वहां तक एक्सटेंड कर देते हैं और कह देते हैं कि लो जी अब ये क्लोज हो गया है, और इस ग्राफ को हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फिगर है। क्या एक्स एक्सिस पे लेना है? मिड पॉइंट्स। क्या वाई एक्सिस पर आना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। कोई लिमिट नहीं है कि क्लास इंटरवल इक्वल है कि अनइक्वल है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं, मिड पॉइंट ऐड करके 2 पर लेना होता है। और कंसेप्चुअली क्या चीज है? हाउ मेनी सपोज्ड वैल्यूज। बस इसमें और इसमें ये फर्क है कि इसमें हम ये बोलते हैं वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 85 6 है। कहां तक 6 है? यहां तक 6 है। ये इस क्लास को ऐसे पढ़ते हैं। और ये जो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाई हुई है, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अब हम ये नहीं पढ़ते, हम कहते हैं 88 अकर 6 टाइम, 93 अकर 4 टाइम, 98 अकर 10 टाइम एंड सो ऑन। अब कहें जी पॉलीगॉन, तो फिर 2 एक्स्ट्रा मिड पॉइंट्स लेके और इसको एक्सटेंड करके इसकी वैल्यूज को क्लोज कर देते हैं और कह देते हैं कि नाउ दिस इज अ पॉलीगॉन फिगर। अब मैंने एक्सप्लेन किया था कि इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड शेप। तो डेटा की शेप से क्या मुराद है, या हमारी शेप में क्यों इंटरेस्ट है डेटे की? देखिए हमने मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल फार्मूले पढ़ने हैं। अब वो फार्मूला एक ही काम के लिए होगा। फर्ज करें एवरेज ही कैलकुलेट करनी, एवरेज ही कैलकुलेट करनी है। अब एवरेज तो कैलकुलेट करनी है, मैं आपको बताया जाएगा एवरेज कैलकुलेट करने के 5 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे आंसर सेम नहीं आते, वो बहाल जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो डिस्कशन होगी। उसके लिए एक प्री रिक्विजिट होता है कि डेटा की शेप कैसी है। अगर डेटा की शेप ये है तो आप ये काम करें। अब क्वेश्चन ये है कि डेटा की शेप पहचानना ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ करेगा हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, कि शेप डेटा की कैसी है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ। अब डेटा की शेप कैसे पहचानी जाएगी? और भी मेथड है डेटा की शेप को आइडेंटिफाई करने के, और भी मेथड है। एक उनमें मेथड है कि आप डेटा की फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या इसे ही फ्रीक्वेंसी कर्व भी कह देते हैं, आप डेटा की फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। कैसे? मिड पॉइंट एक्स एक्सिस पे ले लें और वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी ले। अगर तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व की शेप इस तरह की हो कि अगर आप सेंटर से उसे कट करके देखें तो आपको लेफ्ट राइट, जहां से वो पीक पर है, जहां से वो डेटा की शेप पीक पर है, अगर वहां से कट करके देखें, ये तो मैंने बड़ी आइडियल शेप बनाई हुई ना, दोनों तरह में आपको एक जैसी नजर आती है। इसे हम पीक बोलते हैं और ये टेल्स कहलाती हैं, दुम टेल्स। देखिए दोनों टेल्स तकरीबन एक जैसी हैं। ये नहीं आप कह सकते जी कि राइट टेल लेंथी है या लेफ्ट टेल लेंथी है। इस शेप को हम कहते हैं सिमेट्रिक शेप। पीक से अगर आप उसके 2 पीस बना लें पीक से, और फिर देखें जी कि राइट लेफ्ट जो पोर्शन बनते हैं कर्व के वो कैसे हैं, अगर तो वो एक जैसे ही हैं तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक शेप। सिमेट्रिक शेप, और सिमेट्रिक का अपोजिट वर्ड है स्क्यूड। तो शेप में भी सिमेट्रिक और स्क्यूड शेप। अब स्क्यूड शेप क्या है? A frequency curve that is departs from symmetry, जो सिमेट्रिक ना रहे उसे हम क्या देते हैं, ये स्क्यूड है। अब स्क्यूड कैसे है? अब देखें पीक, मैक्सिमम पीक यहां पर, और अगर आप नजर दौड़ाएं तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है, ये एक जैसे नहीं है। यहां पर एक जैसे ही थे, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन एक जैसे ही। तो अब आप कह देंगे कि ये स्क्यूड है। इधर की बात कर लें, राइट लेफ्ट स्क्यूड है। क्यों? सेम नहीं है। डेटा जो सिमेट्रिक नहीं है स्क्यूड होगा। स्क्यूड में बी राइट स्क्यूड। राइट स्क्यूड उस तरह से कि उस डेटा की राइट टेल लेंथी होगी, लेफ्ट टेल शॉर्टर है। लेंथी है ना इसकी, ज्यादा दूर तक जा रही है, तो इसलिए हम इसको राइट स्क्यूड बोल देते हैं। या चूंकि राइट साइड पर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहा जाता है।
तो डेटा इफ स्क्यूड, टू पॉसिबिलिटीज, अगर उसकी राइट टेल लेंथी है तो उसे हम राइट स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड कह देंगे। इसकी लेफ्ट टेल लेंथी है, इसकी वजह से स्क्यूड टू द लेफ्ट बोल देते हैं, या तो हम ये टर्म यूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इससे मुराद होती है राइट टेल लेंथी, इससे मुराद होती है लेफ्ट टेल लेंथी, या ये वर्ड यूज करते हैं राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड। इसकी चूंकि टेल कोई भी स्क्यूड नहीं है, यानी कि कोई भी टेल लेंथी नहीं है बल्कि सेम है, तो इसमें ना तो राइट स्क्यूड है ना ही ये लेफ्ट स्क्यूड है, बल्कि ये सिमेट्रिक है। कौन सा ग्राफ? फ्रीक्वेंसी कर्व, जो अभी हमने पढ़ा था। तो किसी डेटे की शेप को आइडेंटिफाई करना हो तो देन हम क्या करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व कह लें, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ मैंने इस वक्त बनाए हैं ये बड़े आइडियली मैंने, अब जैसे कहते हैं ना कॉपी बुक जो है बुकिश ग्राफ हैं, प्रैक्टिकली डेटा बिल्कुल 100% इन्हीं शेप्स को फॉलो कर रहा होगा ऐसा नहीं है। तो ग्राफ मेथड तो आपको जस्ट एक रफ आइडिया के तौर पे, आपको रफ इंफॉर्मेशन के तौर पे आइडिया देते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। जैसे अगर आप ऐसा कह लें कि किसी शख्स को टेम्परेचर है तो ग्राफिकल वे ये है कि उसके माथे पर हाथ रख लें या उसके बाजू को पकड़, डॉक्टर भी ऐसे ही करता है। अगर आपको कुछ गर्म महसूस हो तो आप कह देते हैं हाँ तुम्हें टेम्परेचर है, या लगता नहीं है। कभी आप डाउटफुल होते हो, भाई श्योरिटी के साथ नहीं है, लग भी रहा है नहीं भी लग रहा, लेकिन ये सारे डाउट खत्म हो जाते हैं, एक्यूरेसी आ जाती है। अगर आप जो क्या वो टेम्परेचर गन जो थर्मोगन है या थर्मामीटर है, आप उससे रीडिंग नोट कर ले, पता चल जाएगा 99 है, 90.5 है या क्या बट एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो हमारे पास डेटा की शेप डिस्कस करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स भी अवेलेबल है। डेटा अगर स्मॉल इन साइज हो या उसकी ना शेप से कोई खास आइडिया नहीं हो रहा, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि समटाइम टेम्परेचर का हमें कोई खास आइडिया नहीं हो पा रहा होता, तो फिर हम उन न्यूमेरिकल मेथड्स में जाके टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, कोई टेस्ट करा लेते हैं या कोई थर्मामीटर वगैरह हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर तो हमें डेटे की शेप, ग्राफ थोड़ा लेंथी है, न्यूमेरिक्स वे भी हैं, वो बाद में चूंकि आने हैं तो फिर बाद में ही पढ़ेंगे। फिलहाल आपसे ये सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है कि इफ वी वांट टू चेक द शेप ऑफ द डेटा, ये क्यों जरूरी है, हमें रिक्वायरमेंट होगी कि जी डेटा अगर सिमेट्रिक हो तो ये वाला फार्मूला अप्रोप्रिएट है, पॉजिटिव स्क्यूड हो तो ये मत चूज कीजिएगा, ये रॉन्ग आंसर देगा, दिस वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, नेगेटिव स्क्यूड के लिए ये वाला सूट करेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या स्क्यूनेस है भी नहीं है या कहीं सिमेट्रिक तो नहीं है? तो फिर हमें शेप में इसलिए डेटा की इंटरेस्ट होती है और फ्रीक्वेंसी कर्व डेटे की शेप बताती है। अब जो मैंने कम से कम ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप देखें तो ये मैंने कहा ना कि एग्जैक्ट पैटर्न तो वो बुकिश पैटर्न होते हैं सारे, लेकिन अगर मैं तकरीबन ये जो पॉइंट है सिर्फ ये 4 की बजाय कोई 5 होता या 7 होता, ऐसे करके समझ लें 7 होता, तो ये पॉइंट अब इधर की बजाय इधर आ जाना था, और कर्व को अगर आप देखते तो शायद ये सिमेट्रिक बन जाए, है ना, ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा। तो डाउटफुल हो गए हम तो जाने, लेकिन कम से कम मैं कहूंगा सवाई एक फिगर के एक थोड़ी सी चेंज कर दें तो ये वाकई सिमेट्रिक है। तो अगर तो ये क्लियर हो जाता है तो ठीक है, हमें वो एग्जामिनर कहेगा नहीं, वो सिर्फ ये कह सकता है कि व्हाट ग्राफ इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई शेप, frequency curve, what type of different shape, 2 symmetric skewed, how many subcategory for skewed, 2 right left, for right skewed which tail is lengthy, right side, for which tail is lengthy for the left side, right side is also called positive skewed and left side is also called negative। ठीक है जी, यहाँ तक आज का लेक्चर, आपसे कल क्वेश्चंस कर लिए जाएंगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लास्ट ग्राफिकल है, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फिर तीसरा जो प्रेजेंटेशन मेथड हमने पढ़ना है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। इसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, दैट इज इंफॉर्मेशन चैप्टर। बेसिक स्टैटिस्टिक्स के 3 चैप्टर, जो पहले 3 चैप्टर हैं वो एक्चुअली बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जो है वो। ठीक है जी, दैट्स ओके, अल्लाह हाफिज।